हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहले कंसेप्ट में आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। उसमें मैंने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था कि जो क्या क्या उसकी जो है वो डेफिनेशंस होती हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इनके बीच में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर आपसे पूछेगा कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, इनको ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अगर हम परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र के अध्ययन को देखें तो दो प्रकार की ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर। फर्स्ट पे एक पे आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे पे आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम यहाँ पे इनमें डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस प्रकार से इसमें किस किस की स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ले लेते हैं और इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है वो छोटी आर्थिक इकाइयों का, यानी कि जो स्मॉल्स इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं, उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। छोटी इकाइयों का अध्ययन जब भी किया जाएगा वो हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही किया जाता है। से संबंधित आर्थिक समस्याओं का, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं एंड इकोनॉमिक्स इश्यूज जो का अध्ययन किया जाता है। मीन्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम जो स्मॉल इकोनॉमिक्स यूनिट होती हैं, छोटी आर्थिक इकाइयाँ, उनसे रिलेटेड जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनसे रिलेटेड जो आर्थिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं जब वो कार्य करती हैं, तो उसकी हम वहाँ पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। जैसे जैसे हम एक उपभोक्ता के बारे में ले लेते हैं, जैसे आप हो या किसी के भी बारे में ले सकते हो, तो वो क्या कहलाता है, उसके बिहेवियर को जब हम देखेंगे, परचेजिंग पावर को उसकी देखेंगे, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत उपभोक्ता किस प्रकार से वो डिसीजन लेता है, मार्केट में जाता है तो उसके सामने किस किस की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी की सारी इसमें हम डिस्कशन करते हैं। और दूसरा यहाँ पे इंडिविजुअल फॉर्म्स जो होती हैं, एक व्यक्तिगत फॉर्म। आप मार्केट के अंदर जाओगे, कोई पर्टिकुलर एरिया की बात इसमें नहीं की गई है, सिर्फ इंडिविजुअल की बात कही गई है कि एक उपभोक्ता कोई भी हो सकता है और एक फर्म जो है जो मार्केट के अंदर काम कर रही है वो कोई भी हो सकती है। सिर्फ उसी के किसका जो फॉर्म्स हैं, वहाँ पे जो फर्म्स है उसको जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है जब वो कार्य करती है, या फिर उसके सामने जो इकोनॉमिक्स जो इश्यूज आते हैं उनका वहाँ पे हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट जब आता है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था आर्थिक मानक के व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करती है। जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मानव के, यानी कि जो आर्थिक मानव है, जैसे हमने पीछे बताया था व्यक्तिगत उपभोक्ता को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक मानव, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं तो सभी करते हैं, कि व्यक्तिगत व्यवहार का, कि वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, यानी कि वो इंडिविजुअल, वो कंज्यूमर, वो उपभोक्ता किस प्रकार का व्यवहार, और वो व्यवहार व्यक्ति आर्थिक व्यवहार होना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्यवहार का अध्ययन करता है। उसके स्टडी के बारे में हम वहाँ पे देखते हैं कि उसको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो किस प्रकार के आर्थिक मुद्दों का सामना उसको करना पड़ रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्थिक मानव की आवश्यकताएं, अब वो मानव है जो मार्केट में गया है, वो उपभोक्ता भी हो सकता है और वो पर्टिकुलर फर्म भी हो सकती है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं और जो उत्पादन वो करेगा को प्रेरित करने वाले तत्वों, यानी कि जो उत्पादन जब वो करेगा उसको उत्पादन को जो प्रेरित करने वाले तत्व हैं या संसाधन हैं, तथा बाजार से उनके संबंध इत्यादि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारी की सारी स्टडी की एक तरफ तो उसकी आवश्यकताओं को हम ले लेते हैं और दूसरी तरफ जो है उसको जो मार्केट में जाएगा तो उससे बाजार में किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सारा की सारी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। इसके अंदर बेसिकली स्मॉल यूनिट्स को याद करना है कि छोटी या फिर एक इकाई का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद मांग का उत्पादन व कीमत निर्धारण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे डिमांड थ्योरी होगी, उसके बाद प्रोडक्शंस की थ्योरी आती है, उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशंस या कीमत निर्धारण का जो जितने भी सिद्धांत आते हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर ही डिस्कशन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिंपली एक बात याद रखनी है कि बस आपको यहाँ पे स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में याद रखना है।
अगले इसके बाद हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आपसे एग्ज़ाम के अंदर जो है वो डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो सिंपली आपको यही बताना है। वहाँ पे हम एक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स के बारे में। अब यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र आ जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स वह अर्थशास्त्र है जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा अंतरसादृश्यता समझने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय हैं या पर्टिकुलर कोई एरिया है, जैसे हमारी मार्केट है। अब मार्केट के अंदर काफ़ी सारे उपभोक्ता हैं और काफ़ी सारे क्या हैं, फर्म्स हैं। और उसके बाद ऐसे ही राष्ट्रीय, हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारी फर्में हैं जो वो कार्य करती हैं। और इसके साथ उपभोक्ता विकास हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। उसके साथ साथ हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अंतर्निर्भरता, कि एक देश दूसरे देश के ऊपर किस प्रकार से आत्मनिर्भर है, डिपेंडेंस हैं, उसका भी हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं पूरा का पूरा। उसमें नहीं, हमने ऊपर मैंने बताया था माइक्रो में, उसमें केवल एक स्मॉल यूनिट्स के बारे में मैंने बताया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक देश का दूसरे देश के साथ क्या रिलेशन है और उस देश की दूसरे देश के ऊपर क्या अंतर्निर्भरता है, इसके बारे में भी बताया था। इसमें बताता है। और इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय नेशनल इनकम की स्टडी की जाती है, सेविंग की, बचत की। उसके बाद व्यापार व्याख्या, इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी पढ़ते हैं। करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का निर्धारण तथा प्राप्ति के भी प्रयास किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय को पढ़ते हैं, सेविंग को पढ़ते हैं और व्यापार की व्याख्या को जब पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स के जो हमारे लक्ष्य हैं, जो एम्स हैं हमारे, उनको किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है और फिर उनको निर्धारित करने के बाद हम किस प्रकार से उसको प्राप्त करेंगे, इसका सारा के सारा ध्यान इसमें रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत, आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। अब ये सारे के सारे जैसे मैंने बताया था, ये मैं बताता हूँ आपको कि राष्ट्रीय आय हो गया, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और मुद्रा और सामान्य कीमत और आर्थिक विकास जो हैं वो इसी के अंदर आते हैं। इसकी स्टडी हम इसी के अंदर ही करते हैं। इसके बाद आता है कल्याणवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा। ये अवधारणा बाद में जैसे मार्शल हुए और मार्शल के बाद पेरेटो, उसके बाद पिगू आदि जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस अर्थव्यवस्था की परिभाषा को दिया था। अगर हम बेसिकली देखें तो ब्रांचेस उसकी दो ही कहलाती हैं इकोनॉमिक्स की, एक तो माइक्रो और दूसरी मैक्रो। बट बाद में जो मार्शल आए और पेरेटो आए, उन्होंने बताया था कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र भी होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को एक बार। यहाँ पे कल्याणवादी अर्थव्यवस्था द्वारा विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों तथा दोषों की विवेचना की जाती है। जो हमारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, विभिन्न यानी कि डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक्स जो होती हैं उनके हम लाभों को देखते हैं, बेनिफिट्स को देखते हैं, और उनमें जो हानियाँ होती हैं उनको, डिमेरिट्स को देखते हैं और उनकी फिर डिस्कशन की जाती है तथा एक आदर्श अर्थव्यवस्था का चुनाव किया जाता है। जब हम उनके लाभों को देख लेते हैं और दोषों को देख लेते हैं, उनको सेलेक्ट करने के बाद, सारा कुछ विवेचन करने के बाद पर्टिकुलर हम एक आइडियल अर्थव्यवस्था का चुनाव करते हैं। और इस अर्थव्यवस्था का जो हमने ये आदर्श अर्थव्यवस्था चुनी है, इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे संकेतों को ढूंढना है जो यह प्रदर्शित करें कि अर्थव्यवस्था का संचालन सबसे बेहतर तरीके से किया जा रहा है। अब ये हमने लाभ और दोष को देखने के बाद हमारे पास आदर्श अर्थव्यवस्था आई, और इस आदर्श अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उन संचालन करना, बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था का संचालन करना, ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर समानता भी बनी रहे और कार्य क्षमता बनी रहे और उत्पादन जो है उसमें वृद्धि हो रही, सही तरीके से होती रहे तथा उपभोक्ता का कल्याण अधिकतम है। यह आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें देखा जाता है कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, उसका वेलफेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम तभी तो लाभ और दोषों को देखकर तभी तो इसका सिलेक्ट करते हैं ना। तो क्योंकि यह एक आदर्श परिवेश की कल्पना करता है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र की पारंपरिक अवधारणा के विकास में यहाँ पे मार्शल, पेरेटो और पिगू जैसे अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
अगले वीडियो में मैं बच्चों आपके साथ अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जरूर शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।